तो देखो आज हम क्या करेंगे, कुछ फंक्शंस लेंगे, उनकी इंटीग्रेशन भी करेंगे और डिफरेंशिएशन भी करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपका पास y है ax² प्लस bx, क्या था ax² प्लस bx, जो क्वेश्चन दिया था आपको करने के लिए bx³ था, bx³ प्लस c। ये हमारे पास एक फंक्शन है y = x² प्लस bx³ प्लस c। इसकी हमने क्या करनी है, डिफरेंशिएशन भी करनी है और इंटीग्रेशन भी करनी है। ठीक है, तो करते हैं, इधर करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन। तो इसकी जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखो d/dx किसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमने, इसकी ax² प्लस bx³ प्लस c। ठीक है, इसकी हमने करनी है डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, ये डिफरेंशिएशन जो होनी है ना d/dx, ये इन सबकी होनी है, ax² की भी होनी है, bx³ की भी होनी है और c की भी होनी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फिर d/dx ax² प्लस d/dx bx³ प्लस d/dx c। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आपको पता है ये चीज़ क्या है, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा a d/dx किसकी करनी है हमें, x² की करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं इसको। यहाँ b बाहर, तो क्या आएगा d/dx किसकी डिफरेंशिएशन करनी है हमने, x³ की करनी है। और यहाँ पे देखो हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे टर्म है हमारे पास क्या, कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे आएगा 0। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया। अब देख लो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पे, ये वाला लगेगा यार, d/dx x⁻n। क्या आंसर होता है इसका, nx n-1। बस वही फार्मूला यहाँ यूज़ कर लो। तो क्या आ जाएगा, a 2x 2-1 मतलब क्या आया 2x प्लस b, इसका क्या आएगा 3x 3-1 तो मतलब क्या आएगा 3x का स्क्वायर। तो उसको ऐसे लिख दूँ 2ax 3bx²। सही है ना, तो यही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये इसका फाइनल आंसर है। ये कर दी हमने इसकी क्या, डिफरेंशिएशन। लिख लो उसको, लिख लिया, ये है। अब इसी फंक्शन की हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके देखते हैं कि सेम फंक्शन की अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है, उसको चेकआउट करते हैं। ठीक है, तो देखो इंटीग्रेशन करनी है हमें किसकी, ax² प्लस bx³ प्लस c, साथ में आपको पता है यहाँ पे dx लिखना होता है, और इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, तो करते हैं। कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, वही देखो जैसे डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होती है ना हर एक स्टेप में, वैसे इंटीग्रेशन भी होती है। तो इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करनी है हमें किसकी, ax² dx की। ठीक है, इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमें, bx³ dx की। इंटीग्रेशन किसकी करनी है हमें, c dx की। किसकी इंटीग्रेशन करनी है, c dx की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, अब पहले देख लो फिर लिखना उसको। ठीक, पहले समझ लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे वही किस्सा है, ये क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे बाहर। इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, x² dx की। यहाँ क्या है, b कांस्टेंट बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन करेंगे किसकी, x³ dx की। यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो c कांस्टेंट है बाहर, तो इंटीग्रेशन का सिंपल रह गया, और क्या रह गया, सिंपल dx रह गया। ठीक है, इस केस में इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन हम अगर कांस्टेंट टर्म आती है हमारे पास तो हम क्या लिखते हैं इसकी डिफरेंशिएशन 0। लेकिन यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ गया बाहर, यहाँ पर क्या सिंबल रहेगा, इंटीग्रेशन का। यहाँ पे किसका सिंबल रहेगा, डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं ना, ये रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, जैसे 2 1/2, वैसे इंटीग्रेशन का सिंबल और ये डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। मतलब समझ लो एक चीज़ में हम ऐड कर रहे हैं, दूसरी में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, सम अप करना। डिफरेंशिएशन का क्या कम मतलब हो गया, उसको कम करना, तो स्मॉल पीसेस में उसको डिवाइड करना। तो ये और ये सिंबल आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल हो, क्या आंसर आता है इसका 1। ठीक है, इस केस में आंसर 0। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, बट इंटीग्रेशन अगर हमारे पास इस तरह से अकेला कांस्टेंट रह जाएगा, उसके केस में आंसर 0 नहीं आ रहा। कांस्टेंट बाहर, सिंपल इंटीग्रेशन का सिंबल और डिफरेंशिएशन का सिंबल। अब क्या होगा, देखो ये दोनों कहाँ कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे, ये दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। इसको करते हैं। अब बताओ यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, बताओ। इंटीग्रेशन का x⁻n dx, इसका कौन सा फार्मूला है, याद है, x n+1 डिवाइड बाय
n+1, यही है ना इसका फार्मूला। बस उसी को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज़ करने वाले हैं। तो क्या आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा ax² मतलब 2+1, बस देखो ना यार, x n+1 डिवाइड बाई n+1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2+1 डिवाइड बाई 2+1 मतलब 3/3, ठीक है ना यार, ax³ डिवाइड बाई 3। समझ आ रहा है ना क्या लिख रहा हूँ मैं। अब देखो b, यहाँ क्या आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 4 में 3+1 डिवाइड बाई 3+1। यहाँ क्या आ जाएगा अब c, ये d और मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिंपल कैंसिल, पीछे क्या बचा यहाँ पे x बचा, क्या बचा है यहाँ पे मतलब 1x बचा, x बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास cx आ गया, ये आ गया इसका आंसर। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन शायद आपने नहीं किया था जस्ट जिसमें अकेला यहाँ पे भी कांस्टेंट आता है, तो ये भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ये आ गया आपकी इंटीग्रेशन, नहीं लिखा हुआ है तो उसको लिख लो। देखो शाबाश, हर तरह का क्वेश्चन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम डिस्कस कर लेंगे, मतलब बेसिक से डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा ज़्यादा हाई लेवल की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ बेसिक्स, क्योंकि तुम्हें फिलहाल क्लास 11th में फिजिक्स में आपको सिर्फ बेसिक्स ही आनी चाहिए, तो वो सिर्फ बेसिक्स ही डिस्कस किए जा रहे हैं, हाई लेवल की नहीं है अभी ये, इसमें बड़े बड़े फार्मूले होते हैं, उनको तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, सिंपल चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। लिखो शाबाश। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज, क्या था बताना यार, y इज इक्वल टू 2x, बस यही था, तो ये नहीं हुआ तुमसे, कर लिया ना इसको, बड़ा आसान है यार, सहज किया तूने, ये नहीं हुआ था। अच्छा, करना भूल गया था, करने हैं यार ये, इसको कौन करेगा यहाँ पे बताओ, ये तो बड़ा आसान है यार, कौन है वो बाहुबली तो यहाँ आकर करेगा, बताओ भाई, तूने तो कल भी किया था, और कोई धैर्यवीर आज इसकी डिफरेंशिएशन भी करनी है और इंटीग्रेशन भी करनी है। ठीक है, ये ले देखते जाओ भाई, जिसको मेरी समझ नहीं आ रही थी अब इससे समझ लो। ठीक है, वेरी गुड। शाबाश, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आ गया 2, इसका आंसर है, बहुत आसान था यार, है ना, ये इसका आंसर आ गया हमारे पास 2। इसकी इंटीग्रेशन भी करो ज़रा, देखो क्या आंसर आता है। इंटीग्रेशन 2x + 3 की इंटीग्रेशन करेंगे हम dx। शाबाश, ठीक है ठीक है, हाँ इसकी भी इंटीग्रेशन ठीक है। सिंबल इंटीग्रेशन का दोनों के साथ ले लो, इसके साथ भी ले लो, हाँ अब ठीक है, शाबाश, ठीक ठीक, हाँ वेरी गुड। शाबाश, थोड़ी सी गलती कर दी हमने, जब इसको कर लिया ना इंटीग्रेशन फिर ये सिंबल थोड़ा डालेंगे हम, बस बाकी ठीक है। हाँ काटो उसको, 2 और 2 कैंसिल, x² + 3x। शाबाश शाबाश वीर जवान, बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, हाँ तो देखो कितना इजी था ये, है ना। y = 2x + 3, तो यहाँ पे एक बाहुबली आए थे, बाहुबली ने कर दिया, तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर 2 था, इसका आंसर था x² + 3x। ठीक है, तो आई थिंक ये आप सबने कर ही लिया होगा, तो इसलिए ये वाला मैं नहीं करवा रहा। नेक्स्ट करते हैं, y = sin kx क्यूब, यही था। सबसे पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, d/dx ऑफ sin kx क्यूब, सही है। तो क्या करेंगे बताओ, यहाँ लिखते हैं इसको, क्या आंसर आएगा, साइन की डिफरेंशिएशन कॉस आती है, तो क्या आएगा cos kx क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस kx क्यूब, सही है ना। तो इसका क्या आंसर आएगा cos kx क्यूब, इसकी कर लो डिफरेंशिएशन, क्या आंसर आएगा इसका, k बाहर x क्यूब की डिफरेंशिएशन
है ना, एन एक्स एन माइनस वन तो क्या आएगा 3x, 3 माइनस वन मतलब 2, इस पूरे को इस तरफ लिख दो, ये आएगा 3kx स्क्वायर कॉस kx क्यूब, ये इसका आंसर है, ये है था आपका। अच्छा अब इसी की अगर इंटीग्रेशन करनी हो तो क्या करेंगे सर बताइए, तो हम शुरू ही गलती से करेंगे, तो ये इंटीग्रेशन आ गया साइन kx क्यूब dx, तो बताइए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज इक्वल टू माइनस कॉस x, तो आएगा माइनस कॉस x, क्या है यहाँ पे kx क्यूब। अब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, डिवाइड में डिफरेंशिएशन करते हैं किसकी, हाँ ये जो यहाँ पे एंगल होता है, तो क्या आया kx क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस कॉस kx क्यूब डिवाइड बाय k बाहर x क्यूब की करेंगे हम डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 3x 3 माइनस वन, तो क्या आएगा वही जो यहाँ पे आया k 3x स्क्वायर, तो ये भी लिख सकते हो, यहाँ ऐसे लिखना, ऐसे लिख सकते हो 1/3kx स्क्वायर माइनस, और यहाँ आएगा कॉस kx क्यूब, ये भी सही है, ये भी सही है, जो आपको पसंद आता है उसको रख लो, ठीक है। जिसने नहीं किया हो यहाँ से उतार लो, और जिसका आया है बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन समझ आ रही है, ये आया था सेम, वेरी गुड, मतलब कॉस लिखा हुआ है फिर ओमेगा टी प्लस एक्स, बस यही है ना, तो क्या है इसकी बड़ी आसान है डिफरेंशिएशन, है ना, करूँ कि कर लोगे, डी वाई डी एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स, कैसा भी एंगल हो उससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स कौन है यहाँ पे ओमेगा टी प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट एंगल ओमेगा टी प्लस एक्स, तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना हमें, इसके पास तो एक्स है ही नहीं, तो इसकी तो डिफरेंशिएशन 0, आगे क्या है एक्स है, उसकी तो 1 होनी है, कुल मिला के इसकी कहानी क्या है, कुछ भी नहीं, 1 है, तो इसका आंसर यही आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी प्लस एक्स, यही इसका उत्तर है, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसी की अगर मुझे इंटीग्रेशन करनी होती तो इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी प्लस एक्स डी एक्स, बताओ क्या करते हैं इसका, हाँ कॉस की साइन प्लस साइन में आ जाएगी साइन ओमेगा टी प्लस एक्स, और डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा टी प्लस एक्स, अब जाहिर सी बात है डी एक्स के साथ कर रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है इसका भी आंसर क्या ही आना है, 1 आना है, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, इस बात को समझना, यहाँ पे किसके साथ हम डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके पास ये वाली जो टर्म है इसके पास तो एक्स ही नहीं है, ओमेगा और टी है, एक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये इसके लिए कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। फिर बारी आएगी इसकी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स की पावर 1, जिसकी अगर एक्स की पावर 1 हो तो उसका आंसर क्या आता है फिर 1 ही आता है, तो मतलब इसको लिखें ना लिखें की बात, तो इसका आंसर आएगा साइन ओमेगा टी प्लस एक्स, समझ आया, ठीक है। तो यही दिए थे क्वेश्चन करने के लिए। अब थोड़े से और डिस्कस करते हैं, जो पहले डिस्कस नहीं किए हैं थोड़ा सा उनको डिस्कस करते हैं, और फिर आपका ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो बेसिक्स पढ़ने थे फिर हम उनको पढ़ चुके होंगे और आपको वो आ चुका होगा, फिर हम आगे वाली फिजिक्स कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन हो y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए एक्स, इसकी मुझे डिफरेंशिएशन भी करनी है और इंटीग्रेशन भी करनी है, सही है। तो बड़ा आसान सा होता है इसका भी, बताइए डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर ए एक्स, क्या आंसर आएगा, सेम ही आता है ई रेस्ट पावर ए एक्स ही आएगा, ठीक है, ई रेस्ट पावर ए एक्स, लेकिन साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंगल क्या आएगा ये ए एक्स, सही है। अब इसका क्या आंसर आएगा बताइए, ए बाहर क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसकी आएगी, सिर्फ एक्स की आएगी, उसका आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो फिर इसको मैं ऐसे लिख दूँ ए ई रेस्ट पावर ए एक्स, लिख सकता हूँ ना, सही है ना, लिखो फिर, लिख सकते हैं तो लिखो। अब हम इसी फंक्शन की करेंगे इंटीग्रेशन। अच्छा अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो लिख लिया क्या, साइन का आंसर कॉस, कॉस का आंसर माइनस साइन इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, बट इसका ई रेस्ट टू पावर एक्स का आंसर ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। बस आगे फिर जैसे मैंने बता दिया
एक्स की जगह पे कुछ और लिखा हो तो उसकी भी हमने डिफरेंशिएशन कर लेनी है, आंसर निकाल लेना है। ठीक है, करें। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, बताओ ई रेस्ट पावर ए एक्स डी एक्स, क्या आंसर आएगा? सेम है जैसे उसका ई रेस्ट पावर ए एक्स का आंसर ई रेस्ट पावर ए एक्स ही है, तो मतलब ई रेस्ट पावर ए एक्स ही आएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन डिवाइड में करते हैं तो डिफरेंशिएशन ए एक्स आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा इसका? वही यार, ई रेस्ट पावर ए एक्स, यहाँ पर ए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल एक्स, उसका आंसर होता है 1, तो इसका आंसर आ गया ये। ठीक, ये मैं फिर बताता हूँ आपको, इस डी एक्स बाई डी एक्स ऐसे होता है ना, जब ये पावर 1 होती है इसकी, तो ये ऐसे करके कैंसिल नहीं होता है। इसमें फॉर्मूला लगता है कौन सा? 1x 1 माइनस 1, वही एन एक्स एन माइनस 1 वाला। तो इसका क्या मतलब? 1x की पावर 0, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 इज 1, तो इसका आंसर 1। इस तरह से इसका आंसर 1 आता है, ना कि काट के इसका आंसर 1 आता है। आई समझ बात? इस चीज़ को ध्यान रखना। आंसर तो ये सेम ही होता है 1, लेकिन करने का तरीका जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए कैसे आता है। ठीक है जी, समझ आ गया? अच्छा, अब इसमें अगर थोड़ी सी और चेंज करते हैं, अगर 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 इसका आंसर बताओ मुझे आप, डी रेस्ट टू ई रेस्ट टू पावर ए एक्स स्क्वेयर, सेम है, बस थोड़ा सा मैंने स्क्वेयर उसमें ऐड कर दिया। बताओ अब क्या आंसर आएगा इसका? पहले तो ये आएगा, ई रेस्ट टू पावर ए एक्स स्क्वेयर ही आएगा, फिर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए एक्स स्क्वेयर। तो बताओ ई रेस्ट पावर ए एक्स स्क्वेयर, इसमें ए बाहर, बचा कौन? एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का आंसर एन एक्स एन माइनस 1 में तो 2x, तो लिख दो उसको 2ax, खत्म कहानी हमारी। लिखो कर लिया? कर लूँ? पढ़ाओ आगे, चलो। तो अब बताओ अगर इसी की हमें इंटीग्रेशन करनी होती तो ए एक्स स्क्वेयर डी एक्स, तो क्या आंसर आता? सेम ही क्या आता? ई ए एक्स स्क्वेयर ही आता, लेकिन डिवाइड में डिफरेंशिएशन किसकी? ए एक्स स्क्वेयर की। तो क्या आंसर आया? ए एक्स स्क्वेयर अभी की यार, ए एक्स स्क्वेयर की डिफरेंशिएशन क्या आंसर आता है? 2ax आता है, तो ख़त्म कहानी। लिखो इसको, आसान है यार, क्या ही मुश्किल है ये बताओ। अब 2-4 दिन से हम यही कर रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा फैमिलियर हो चुके हो आप, है ना? और ढेर सारी एग्जांपल्स करने का फ़ायदा भी यही है, ये थोड़ी कि सिर्फ एक फार्मूले पे बस एक आध एग्जांपल की और चल पड़े, उससे कोई क्लियर थोड़ा होता है कंसेप्ट। जिस तरह के भी तुम दिमाग में क्वेश्चन बना सकते हो ना कि यार ऐसा होता तो क्या होता, उस तरह का क्वेश्चन करके देखो क्या ही हो जाता, तब तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा हॉरिजन आपका बढ़ जाएगा ना उस कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है जी। अच्छा, और कल मैंने आपको शायद ये भी करवाया था, अगर हमें डिफरेंशिएशन करनी है 1/x की, क्या आंसर आता है? नहीं, डिफरेंशिएशन जो करनी है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या करेंगे बताओ? डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर -1 कर लो, बस उसके बाद लगाओ फार्मूला एन एक्स एन माइनस 1 वाला। क्या आएगा? -1 एक्स -1 आ जाएगा। तो बताओ क्या आएगा? एन एक्स। हाँ, अब बताओ -1 एक्स की पावर -2, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम? -1/x स्क्वायर लिख सकते हैं ना? बस फिर यही इसका आंसर है। लिखो लिखो, शाबाश। अच्छा, अब इसी की अगर हम इंटीग्रेशन करें, लिख दिया? डन। अब बताओ इसी की अगर हम इंटीग्रेशन करें 1/x dx, तो क्या आंसर आएगा? हाँ, इसको मत सोचना, मत सोचना इसको, क्या सोचना नहीं कि इसको भी हम x की पावर -1 करेंगे। कल करके देखी थी हमने शायद, चलो अगर करके देखते हैं ज़रा क्या होता है। अगर हम इसी तरीके से करें इसको भी, तो क्या आएगा? x की पावर -1 की dx, यही आएगा, है ना?
तो अगर हम इसमें अगर वही फार्मूला लगाएं, ये गलत है, इसको मत उतारो, ये मैं तुम्हें सुना रहा हूँ कि इसका आंसर इस तरह से नहीं आता जैसे कि ट्रेडिशनली हम कर रहे थे। देखो क्या आता है इसका, अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं, इंटीग्रेशन का ये वाला फार्मूला लगाएं, क्या x की पावर n क्या आएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, तो इसका क्या आता, x की पावर -1 +1 डिवाइड बाई -1 +1, तो ये क्या हो गया, ये तो पावर 0, नीचे क्या आ गया 1/0 हो गया, तो नॉन डिफाइंड हो गया, तो इसको इस तरह से नहीं करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, 1/x का आंसर क्या होता है, हमेशा याद रखना log x, log टू द बेस e होता है। दो तरह के log होते हैं, एक log टू द बेस e, एक होता है log टू द बेस 10, सुना होगा तुम लोगों ने, लॉगरिथमिक टेबल में भी होगा। तो यहाँ पर हम जो log यूज़ कर रहे होते हैं ना, वो log टू द बेस e होता है, लिखने की बार बार ज़रूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है वो। तो ये log x इसका आंसर है। इंटीग्रेशन अगर करेंगे 1/x dx की, तो क्या आंसर होगा, log x, क्या आंसर होगा, log x, लिख दिया। अच्छा अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए कैसा, देखो अगर इंटीग्रेशन का इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये 1/x है ना, ऐसे अगर आए 1/ax + b dx, तो क्या इसका आंसर आएगा बताओ, हाँ 1/x dx का आंसर log x, तो 1/, मान लो ना इसको पूरा x, ऐसे ही तो करते आए हो तुम, है ना। तो 1/x dx का आंसर क्या होता है, log x, तो लिखो log टू द बेस e लिखने की चलो जरूरत नहीं फिलहाल, log x क्या है ax + b, लेकिन साथ में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी करते हैं, किसकी, एट द एंड ऑफ डे हमने तो उसके साथ खेलना है ना, कौन, ax + b जो हमारे पास फंक्शन है, तो dy/dx ऑफ ax + b, तो क्या आंसर आया बताओ, log ax + b डिवाइड बाय, देखो a बाहर, डिफरेंशिएशन x की 1, b की डिफरेंशिएशन 0, तो नीचे क्या आया, बस यही इसका आंसर है। मतलब सिर्फ 1/x log x, 1/x की जब डिफरेंस इंटीग्रेशन करते हैं तो log x नहीं आएगा, सिर्फ यही नहीं याद रखना, इसको भी याद रखना है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, आई समझ में बात। तो 1/ax + b dx आएगा, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, log ऑफ दैट फंक्शन, और फिर डिवाइड में डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, थोड़ा सा इंटीग्रेशन में ही, मैं जैसे तुम्हें पहले बोला था, ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, डिफरेंशिएशन की कहानी खत्म, इतना ही करना है हमें फिलहाल क्लास 11th में, इतना जितना मैंने सिखा दिया, अगर ये आ जाएगा ना आपको, तो फिर आपको जितनी भी डेरिवेशंस करनी है, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, ये बेसिक्स है डिफरेंशिएशन का, इतना तो आपको आना ही चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का फिलहाल जो मैंने पढ़ा बहुत है ये, लेकिन ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, ये कौन सी है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। क्या है ये, इनडेफिनेट इंटीग्रल। इसमें आप देख लो जो आपके पास आंसर आ रहा है, आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा, log x आंसर आएगा, है ना। यहाँ देखो ये जो आंसर आया इसमें भी x है, वेरिएबल है, मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं ना आ रहा, एग्जैक्ट मतलब 10, 20, 50, 60 ऐसा आंसर नहीं आ रहा, तो कोई डेफिनेट आंसर नहीं आ रहा, है ना इस केस में। तो ये आप जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो फिलहाल, ये कैसी है, इनडेफिनेट इंटीग्रल है। एक और इंटीग्रल होता है जिसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, सेम चीज़ है, कोई फार्मूला में चेंज नहीं है, बस फ़र्क वहाँ पे ये होता है कि उसमें लिमिट्स दी होती हैं। क्या दी होती है, लिमिट्स, यहाँ और यहाँ। जो यहाँ लिखा होगा ना उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, अगर जो चीज़ यहाँ लिखी होगी उसको बोलेंगे अपर लिमिट। क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। बस लिमिट्स दी होती हैं। अब हम क्या करेंगे, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लिमिट्स वाला। सेम चीज़ है, बस तुम्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे लिमिट का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक, आप देखोगे जब हम लिमिट्स वाले क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रेशन के, तो उसमें हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो डेफिनेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आ रहा है इनडेफिनेट, इसलिए बड़ी बार क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी आंसर आता है ना उसके साथ प्लस सी भी लिखते हैं। मतलब जो भी हमारे पास आंसर आया इनडेफिनेट इंटीग्रल में, जो भी हमारे पास आंसर आता है उसके साथ प्लस सी लिखा जाता है। मतलब हो सकता है थोड़ा इसका आंसर थोड़ा बढ़ भी सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ये सी की क्या वैल्यू है, क्योंकि इनडेफिनेट है ना यार, डेफिनेट थोड़ी है। तो जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रल होंगे उनमें आप ये प्लस सी भी लिख सकते हो साथ साथ। अभी तक तो हमने लिखा नहीं किसी में भी, बट जैसे इसका आंसर आया आप प्लस सी भी लिखोगे। ठीक, क्योंकि ये इनडेफिनेट है, पता तो नहीं है एग्जैक्ट यही आंसर है, तो यहाँ प्लस सी लिखा जाता है। बाद में सी की वैल्यू को निकाला जा सकता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक, तो एक आधा क्वेश्चन करते हैं इसका, तो आपको समझ आ जाएगा डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। मिटा दूँ ये, चलिए अगर डेफिनेट इंटीग्रल को डिस्कस करें, सिंपल डिस्कस करते हैं। मान लो x dx, इसकी इंटीग्रेशन कर रही हैं
और आपकी लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1। कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको? 0 से 1 तक जाना है। ये आपकी होती है लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं इसको? ये होती है अपर लिमिट, क्या बोलते हैं? ये बाकी वही इंटीग्रेशन। अब अच्छा बताओ इसका क्या फार्मूला आएगा? देखो फार्मूला वही है यार, क्या करना है इसमें बताओ। x की पावर 1 है ना, तो क्या आंसर आएगा? हाँ, x n+1 डिवाइड बाई n+1, तो क्या आंसर आ जाएगा? x 1+1 डिवाइड बाई 1+1, यही है ना। लेकिन क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब आपके साथ लिमिट्स भी चल रही हैं, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे करके ब्रैकेट ऐसे करके हमने क्या करना है, साथ साथ में लिमिट्स लानी है। क्या किया? कुछ नहीं किया। तो बताओ इसका क्या आंसर आएगा? x² डिवाइड बाई 2, साथ साथ में ये लिखनी मैंने लिमिट्स, 0 से 1 तक चलना है। अब हम क्या करेंगे, इन लिमिट्स का करेंगे यूज़। कैसे करेंगे? देखो आपने कुछ नहीं करना, जो चीज़ कांस्टेंट है ना, देखो इसकी वैल्यूज जो डालेंगे ना वो x में डालेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिख सकते हैं। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/2, तो कुछ नहीं हो सकता उसका, उसको बाहर लिख दो। पीछे क्या बचा? x² बचा, और लिमिट्स क्या हैं? 0 से 1, यही है, ठीक है ना यहाँ तक। अब क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, x की जगह डालेंगे अपर लिमिट, क्या डालेंगे? उसके बाद फिर माइनस लिखेंगे, फिर इसी x की जगह डालेंगे लोअर लिमिट, बस काम खत्म। तो देखो क्या आंसर आता है, 1/2। अब बताओ x की जगह डालनी है अपर लिमिट, तो क्या आंसर आएगा? 1 का स्क्वायर 1 नहीं है, माइनस, अब इस x की जगह डालनी है लोअर लिमिट, तो 0 का स्क्वायर 0, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा बताओ? क्या आंसर आएगा? 1/2। तो इस बार हमने जो इंटीग्रेशन की उसका एक हमारे पास डेफिनेट आंसर आया कि 1/2 इसका आंसर है। इसमें कुछ प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारे पास। इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है जी, लिखो, करें अगला क्वेश्चन। तो बताएं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। चलो इस तरह का अगर हो जाएगा, 2x + b की पावर 3 dx। लिमिट्स बोल रहा है ये, आप चलो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक जाना है, ठीक है। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जी। इसको आप करोगे कि मैं ही करूँ? मैं करूँ? मैं करूँ? करो फिर। जल्दी करना, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सुनो, करें इसको, बताओ क्या आंसर आएगा। 2x + b की पावर 3 + 1 4 आ जाएगी, डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, और डिफ्रेंशिएशन किसकी करेंगे? हाँ, 2x + b की डिफ्रेंशिएशन भी करनी है, और लिमिट्स क्या है? 1 से 2 है, 1 से 2 ये लिमिट चल रही हैं, यही है ना, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब देखो ये आ जाएगा आपका 2x + b की पावर 4 डिवाइड बाय 4, और यहाँ बचेगा आपके पास क्या? 2 बार x की, x का क्या आंसर आएगा? 1, तो यहाँ पे कुल मिला के 2 ही आया, तो 1 से 2 तक, तो ये आपके पास आ गया 2 4 जा 8। अब क्योंकि 1/8 को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, इसका कोई काम तो है नहीं, है ना, तो इसको लिख देते हैं बाहर। तो 1/8 लिखा मैंने बाहर, बचा क्या? 2x + b की पावर 4, 1 से 2 तक। अब कुछ नहीं करना यार, लिमिट्स का इस्तेमाल करें, कर देते हैं 1/8 कर लो। 2 × इस x की जगह पहले क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, 2 × 2 + b की पावर 4 माइनस, अभी इस x की जगह पे क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, तो 2 × 1 + b की पावर 4, बस खत्म खेल इसका। 1/8, 2 × 2 = 4 + b की पावर 4, यहाँ आ जाएगा 2 + b की पावर 4, बस यही इसका आंसर है। हाँ, यही इसका आंसर है, ठीक है ना, फाइनल आंसर इसका यही है। इसमें कहीं x थोड़ी आया, तो बस यही इसका डेफिनेट आंसर है। देखो ना, 8 4 सब कुछ कांस्टेंट है, b भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये इसका आंसर आएगा। वेरिएबल x तो नहीं ना है इसके अंदर, तो ये आ गया आपका आ गया इस डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर। अब देखो लीनियर फंक्शन जो होंगे ना, जैसे देखो ये लीनियर फंक्शन है ना, मतलब x ax² bx³ कुछ इस तरह का आएगा, 2x³ 3x²। आई थिंक ये तो तुम कर लोगे ना। अब अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल में sin x cos x वाले क्वेश्चन आ जाएं, उसमें कैसी लिमिट्स आएंगी? उसमें जो लिमिट्स आएंगी ना वो 1 2 3 4 करके नहीं आती,
उसमें लिमिट्स कैसे लिखते हैं वो लोग, 0 to पाई, 0 to 3 पाई, ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन भी एक आधा डिस्कस कर लेते हैं सो दैट कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब सुनो, इसका आंसर क्या आएगा साइन का? अरे बताओ यार, cos x आएगा ना यार। तो कहाँ से कहाँ जाना है? 0 से पाई तक चलना है। तो अब क्या करना है बताओ यार, अपर लिमिट क्या है? पाई। तो लिखूँ ना मैं cos x की जगह क्या लूँगा? पाई माइनस cos x की जगह क्या लूँगा? 0। cos पाई का आंसर क्या होता है? -1। क्या होता है? हाँ, -1 होता है। और cos 0 का आंसर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना। तो इसका आंसर आ गया -2। ठीक, बस यार देखो, पता कौन कौन से आपको याद रखने हैं, ये याद रखना है। cos ऐसे याद रख लो, cos n पाई, cos n पाई का आंसर होता है -1 की पावर n। ठीक, अब देख लो n की वैल्यू 0 डालो तो क्या है? cos 0 आंसर 1। तो cos पाई आंसर -1, cos 2 पाई आंसर फिर +1, है ना? 3 पाई -1। ये cos n पाई की वैल्यूज़ होती हैं। cos 90 यहाँ π/2, इसका आंसर क्या होता है? 0। दूसरी तरफ sin n पाई, इसका आंसर होता है 0, और sin π/2 इसका आंसर होता है 1। ये लिख लो, ये बड़े काम आएंगे आपके। लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते रहें, ये बड़ी काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, इसको लिख लो, ये आप नोट बना के लिख दो, नोट NOT नोट बना के लिख लो उसको, ये बहुत काम की चीज़ है। गुड, वेरी गुड, बच्चे तेज हो गए हैं। अरे माइनस आएगा साथ में इसके, इधर माइनस आ जाएगा ना, तो कोई बात नहीं है। इस माइनस को आप बाहर लिख लो, इसको सॉल्व करके यहाँ माइनस आएगा, माइनस में प्लस आ जाएगा। देखा, माइनस पे आएगा यहाँ पे। तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? सिर्फ एक ही लड़का बता रहा है कि माइनस आएगा, बाकी क्या कर रहे हैं बताओ? कर लिया? ये भी लिख लो, ये भी अभी जो आगे क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वहाँ बड़ी काम आने वाली चीज़ है ये। कर लिया? ये लिख लिया? चलिए नेक्स्ट करें डिस्कस। एक और डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर होता आपके पास 0 to π/2 sin 2x dx, तो क्या करते? मैं करूँ कि तुम करोगे? चलो मैं कर देता हूँ। साइन का आंसर क्या होता है भाई बताओ? हाँ, माइनस कॉस 2x डिवाइड में डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, मतलब डिफ्रेंसिएशन, चलो कर लेते हैं यार, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2x, और बताओ ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से π/2 तक जाना है। तो क्या आंसर आएगा बताओ इसका? इसका आंसर क्या आएगा? इसका यार 2 बार x की डिफ्रेंसिएशन 1 वही 2, तो इसका रहेगा 1/2। ये 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, 1/2 बाहर बचा क्या? cos 2x 0 से π/2। सही है ना? अब क्या करना है बताओ? लिमिट्स का यूज़ करना है यार। तो बताओ -1/2 cos 2, x की जगह क्या लिखेंगे? π/2 माइनस cos 2 x की जगह क्या लिखेंगे? 0। तो बताओ क्या आंसर आएगा? -1/2, ये देखो 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे? cos पाई, यहाँ क्या बचा? cos 0। सही है ना? अब बताओ cos पाई का आंसर क्या होता है? cos पाई होता है -1 के बराबर, ठीक, माइनस cos 0 1 के बराबर। तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया -1/2 -2 माइनस माइनस आएगा प्लस, 2 कैंसिल, तो आंसर आ गया 1। सही है ना? लिखो, जल्दी लिखो ना, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जब जल्दी लिखो भाई। कॉस वाला एक और करो। 0 से पाई तक जाना है आपको, और क्वेश्चन है cos 3x dx। इसको करो ज़रा।
एक काम करो, उतारना नहीं, इसको मैं करता हूँ, फिर आपको आराम से लिख लेना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक। देख लेते हैं पहले। cos 3x क्या करेंगे बताओ आंसर, sin 3x डिवाइड बाय dy dx ऑफ 3x, कहाँ से कहाँ तक जाना है, 0 से पाई तक जाना है जी। तो यह इसका क्या आंसर आएगा, 3 बार x का आंसर 1, तो यहाँ से लिख दूँ 1/3, तो क्या आएगा sin 3x, कहाँ से कहाँ, 0 से पाई तक, तो इसका आंसर आएगा 1/3 sin 3, पहले x की जगह क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, माइनस फिर x की जगह क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो 3 × 0 0 हो जाएगा वो। अब बताओ sin n पाई क्या था, 0, sin पाई जब भी आएगा 0 ही आंसर आएगा, तो sin 0 ऑलरेडी 0 0 0 0 0 आंसर हो गया 0, और तुम बन गए इसके हीरो। तो ये आ गया फाइनल इसका, ठीक है। तो ये समझ आ गया यहाँ तक। देखो जितनी सी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको क्लास 11th के लिए चाहिए ना, वो मैंने यहाँ पे करवा दिया आपको, जितनी सी चाहिए, ठीक। डेफिनेट इंटीग्रल की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि डेरिवेशन जब आप करोगे तो वहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का बड़ा यूज़ होगा। तो और बस इतना सा इसके लिए आपको जानना ज़रूरी है, बड़ा ज़्यादा डीप में जब पढ़ने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। वो क्लास 12th में आपके लिए ढेर सारा है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के, और वहाँ पे बड़े हार्ड क्वेश्चन आपने समझने हैं। यहाँ तो सिर्फ मैंने बेसिक्स बताया जो तुमको फिज़िक्स चलाने के लिए ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए था। अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आया है तो फिर तो मुश्किल है आपका क्लास 11th में सर्वाइव करना। तो कृपया करके इसको ध्यान से समझें, नहीं आया समझ तो फिर मेरे से पूछें, तो एक बार फिर से तो मैं बता दूंगा। लेकिन इसके बिना आगे बढ़ोगे तो फिर फिज़िक्स बड़ी मुश्किल लगने वाली है। तो कुछ भी करके पहले इसको अच्छे से सीख लो, ऑब्जर्व कर लो, फिर आगे वाली फ़िज़िक्स तुम्हें मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। यही बेसिक्स अगर आपके स्ट्रांग होंगे ना, तब आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप आराम से कर लोगे। जब आपके बेसिक्स ही स्ट्रांग नहीं है तो तुम्हें आसान से आसान क्वेश्चन भी मुश्किल लगने वाला है। तो इसलिए बेसिक्स बड़े ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो ये समझो आपका ये बेसिक्स वाला चल रहा था पोर्शन, तो आज ये ख़त्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, काइनेमेटिक्स करेंगे स्टार्ट। उससे पहले तुम्हें मैंने बताया था एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, वो भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपसे, ठीक है। गुड लक बिग बॉस।